हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर जो है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स की बात कर ली थी और थोड़ा सा उस पर आगे के जो छोटे छोटे और भी पॉइंट्स हैं उन सबको एक बार को जल्दी जल्दी अपन डिस्कस करेंगे, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने रेंज की बात कर ली थी कि क्वाड्रेटिक एक लिखा हुआ है तो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। अगर आपके पास कहा जाए कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इसकी रेंज के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे केसेस में हमारा था कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 अपॉन कुछ 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस 7 मान लीजिए। ठीक है, इसकी रेंज मान लीजिए आपको निकालनी है। ओके, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर भी हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो, मेथड में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। आप क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू वाई बना देंगे। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर वाई प्लस 3xy प्लस 7y, ये बन जाएगा। x स्क्वायर आपका कॉमन लेते हुए 3 माइनस 8y प्लस x कॉमन लेते हुए 2 माइनस 3y और माइनस 7 माइनस 7y। ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है, अब आपसे कहा गया रेंज मतलब कि x बिलोंग्स टू r जैसा है। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू r के लिए बात की जा रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि x बिलोंग्स टू r हमें कैसा चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि भाई x कुछ ये y में एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने जिससे कुछ रियल x मिले, यही मतलब हुआ ना। y में y की मतलब कुछ वैल्यू हम पुट करें तो एक x में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी और वो क्वाड्रेटिक ऐसी होनी चाहिए जिसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करें। तो इसका मतलब आपको बस चाहिए क्या कि इसका d कैसा हो, इसका d आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट की बात तो तब पहुंचती है ना जब हमें पता हो कि भाई ये एक क्वाड्रेटिक है। अगर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो पहले तो हमें क्या करना चाहिए, 3 माइनस 8y पे फोकस करना चाहिए कि 3 माइनस 8y अगर आपका नॉन जीरो हो गया तो क्या होगा। इसका मतलब होगा कि अब ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक है तो हमें कंडीशन लगानी चाहिए d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 7y इंटू 3 माइनस 8y विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, अब यहाँ से आपके पास y में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सपोज आ गया वो a y स्क्वायर प्लस by प्लस c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब कुछ भी आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ से आप y की रेंज निकाल पाओगे कि इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होगा वही आपकी y की वैल्यूज होंगी और वही आपका इस एक्सप्रेशन का रेंज कहलाएगा। ठीक है, ये तो सीधा सीधा सवाल हो गया। ठीक है, इसमें एक सवाल ये बन सकता है कि अगर रेंज आपकी ऐसी है, ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया कि भाई ये 7 की जगह मैंने a लिख दिया। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि a की कौन सी वैल्यूज ऐसी होंगी सो दैट कि हमारा रेंज यहाँ से यहाँ तक कुछ y1 से y2 तक आ जाए। y1 y2 गिवन है, तो रेंज हमारी गिवन है और हमें पूछ लिया जाए कि ये वाली वैल्यू या फिर ये पैरामीटर क्या होगा। तो फिर ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, प्रोसेस ऐसे ही करेंगे। ठीक है, प्रोसेस हम ऐसे ही करते आएंगे। यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी होगी, ये दिस थिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो मैंने लिखा है वहां पे कुछ वो पैरामीटर a लिखा होगा। ठीक है, अब आप जरा देखो ध्यान से, अगर तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे, ठीक है, या फिर इस क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक को ही यहाँ पे क्लब करके मैंने लिख लिया है, तो इस क्वाड्रेटिक के या फिर इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे आपके पास, ठीक है, वहीं पे रेंज का बाउंड्री आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ये सिंप्लीफाई करके तुम्हारे पास आ गया 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से 3 स्क्वायर माइनस 9y, माइनस इन्फिनिटी से 1/3 और यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी, यही लिख 3 से इन्फिनिटी, यही लिख दोगे ना इसकी रेंज। या फिर ये लेस देन 0 हो गया तो आप आंसर क्या लिखोगे, y बिलोंग्स टू 1/3 से 3, यही आप लिखोगे आंसर में। लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो गया ना कि ये 1/3 और 3 आए कहां से, 1/3 और 3 कहां से आ रहे हैं, जब ये इक्वल टू 0 हो रहा है तब ये 1/3 और 3 क्रिएट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसे ही आ गए अपने पास कैसे भी करके 1/3 3 बन गया। वो 1/3 और 3 क्या है आपके
इस इक्वेशन के रूट्स थे। तो इसका मतलब हुआ कि जब यहां पे आपके पास यही सेम चीज किसी ए के टर्म्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो ये पूरी चीज मान लो सीधा सीधा ऐसे क्वाड्रेटिक नहीं है, बल्कि इस 3 की जगह पे मान लो ए है, या फिर हर जगह पे ए है, तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वही आपके रेंज की बाउंड्री पॉइंट्स बना रहे होंगे, ठीक है। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वही आपके बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं रेंज की। और अभी जो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि आपको ये अननोन दिया है, ये अननोन है, ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आपके पास सिंपल टर्म आ गई है, इसकी जगह ए आ जाएगा, ए के टर्म्स में कुछ लिखा होगा। तब भी आपको ये ध्यान देना है कि जो अगर लिखा हुआ हो कि y बिलोंग्स टू y1 से y2, रेंज आपकी y1 से y2 है, तो दैट मीन्स कि y1 और y2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और वहां से हम a की वैल्यू पे कमेंट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, इट मे बी गिवन लाइक -∞ से y1 यूनियन y2 से इंफिनिटी, तो भी y1 और y2 आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तभी वो उस तरीके से रेंज में अपीयर हुए हैं, ठीक है। क्या होता है कि इन सब चीजों के बीच अपन एक छोटी सी चीज भूल जाते हैं, वो क्या है कि अभी तक हम सारी बातें तब कर रहे थे जब ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज लिख रहे थे। तो अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक है तब हम डी की बात कर रहे थे, लेकिन अगर ये खुद डी की बात तो तभी होगी ना, अगर मान लो कि ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहा तब तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि 3 - 8y अगर 0 के बराबर हो जाता है, मतलब केस 2 की तरीके से कि 3 - 8y अगर आपका 0 के बराबर हो गया, मतलब y की वैल्यू आपके पास 3/8 अगर आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस को हम क्वाड्रेटिक के मतलब मेथड से डिस्कस नहीं कर सकते, फिर हमें इसको एनालाइज करना पड़ेगा लीनियर तरीके से। तो y = 3/8 आपने मान लीजिए यहाँ पे रखा, तो आपके पास ये वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे तुम्हारे पास बाकी जो बची हुई चीज है, अगर वो मैथमेटिकली पॉसिबल है तब तो आप y = 3/8 को रेंज में इंक्लूड करोगे, और अगर मैथमेटिकली वो पॉसिबल ही नहीं है तो फिर उसको रेंज में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कभी ऐसा आ गया, मान लीजिए कि 5x+, जैसे y = 3/8 इस केस में रखूं मैं अगर, तो ये तो 0 हो गया। यहां पे बचा क्या, x × 2 - 3 × 3/8, -7 - 7 × 3/8। तो हाँ, ऑफ कोर्स यहां से कुछ x आपको ऐसा मिल रहा है जो कि एक्चुअली पॉसिबल है, उसको x अटेन करने में कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज एक्चुअली मैथमेटिकल पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो y = 3/8 है, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर रेंज। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि y मान लीजिए आपने 3/8 रखा, ठीक है, आ गया इधर 0 = 0, तो वो भी मैथमेटिकली करेक्ट है, मैथमेटिकली पॉसिबल है, इसलिए आप तब भी y = 3/8 को रेंज का मेंबर कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है -1 = 0, तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। ऐसे केस में y = 3/8 विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन, ठीक है ये बात। तो y = 3/8 अगर कोई मैथमेटिकल यहाँ मतलब उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, अगर मैथमेटिकली एप्रोप्रिएट या पॉसिबल सिचुएशन बनती है तो फिर केवल वो रेंज का मेंबर होगा, अदरवाइज वो रेंज का मेंबर नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट कई बार केस 2 अपन भूल जाते हैं डिस्कस करना रेंज के लिए, तो ये भी अपने पास दिमाग में होना चाहिए। और यहाँ से देखा जाए तो केस 1 वाले मतलब इस वाले पोर्शन में हमने जो चीजें डिस्कस करी हैं 2 तरीके की, एक तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रेंज निकालने की बात कर ली, दूसरा हमने इसके लिए भी बात कर ली कि अगर मान लीजिए रेंज दी गई है और कहा जाए कि आपको ये अननोन फाइंड आउट करना है, तो उसका किस तरीके से डिस्कशन होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का ही क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर के लिए भी वैलिड है, और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की भी रेंज निकालने के लिए या फिर अननोन्स फाइंड आउट करने के लिए वैलिड होगा। तो इस रेंज के बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक के साइन के बारे में, ठीक है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक में क्या है कि जैसे अगर आपसे बात करी जाए कि कोई एक क्वाड्रेटिक है ना, कोई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और आपसे कह दिया जाए कि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो आप उसको ग्राफिकली विजुअलाइज करना एक बार को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कर्व है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज अटेन करता है फॉर एवरी x, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसका ग्राफ अगर आप बनाने जाओगे तो उसका ग्राफ आपका x एक्सिस के ऊपर ऊपर हमेशा लाई करेगा, है कि नहीं है। तो अगर कोई ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है, क्वाड्रेटिक का कोई ग्राफ हो वो x एक्सिस के हमेशा ऊपर लाई करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या था कि भाई इसी सिचुएशन की बात की जा रही है ना, जहां पे आपका
ए कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, और हम कहें कि डी कैसा होगा, तो डी की वैल्यू आपके पास ऑब्वियसली कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हुआ। अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई एक क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज नेगेटिव रहता है, तो कोई क्वाड्रेटिक अगर ऑलवेज नेगेटिव रहता है तो उसका मतलब कि एक्स एक्सिस अगर ये थी तो आपके पास क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए ए आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और डी भी कैसा होता है, ऑब्वियसली नेगेटिव होता है, ठीक है, ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस कभी इंटरसेक्ट नहीं हुआ। अगर आपसे कहा जाए कि कोई क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके का है जो सिंगल पॉइंट पे जीरो होता है, बाकी हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब हुआ कि आप d इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हो, क्योंकि वो सिंगल पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, और a यहाँ पे पॉजिटिव होगा जब आप अपवर्ड पैराबोला में कंसीडर कर रहे हैं। अगर इसी चीज को आप डाउनवर्ड पैराबोला के लिए ऐसे टच कराते हो तो ऑब्वियसली d तो जीरो है, a की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं, अभी तक हमने d नेगेटिव d इक्वल टू जीरो की बात कर ली। अब अपन देखते हैं कि अगर हम d पॉजिटिव की बारे में सोचें तो कैसा होगा। तो d अगर आप पॉजिटिव कंसीडर करते हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा या तो इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशंस में अगर आप देखें, मान लीजिए ये आपके रूट्स हैं अल्फा बीटा, यहाँ पे ये रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच का अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, ठीक है, अल्फा और बीटा के बीच का अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं तो इस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू आपको कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी कि नहीं। भाई यहाँ पे देखो, इस केस के लिए बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जब ए आपका पॉजिटिव है तो अगर मैंने कोई भी एक्स उठाया कहाँ पे, अल्फा और बीटा के बीच का, तो एफ ऑफ दैट एक्स विल बी ऑब्वियसली नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स नॉट कह लीजिए उसको, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ पे जब आप बात करोगे, मान लो यहाँ से एक्स नॉट उठाया तो एफ ऑफ एक्स नॉट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए तो आपका पॉजिटिव है और एफ ऑफ एक्स नॉट आपका नेगेटिव है। वहीं पे इस केस में बात करें तो ए आपका नेगेटिव है लेकिन एफ ऑफ एक्स नॉट ऐसा पॉजिटिव है, ठीक है। ये एक्स नॉट मैं कहां से उठा रहा हूं, तो एक्स नॉट मैंने विद इन द रूट्स का लिया है, रूट्स के बीच का, ठीक है। तो a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट आपका कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और यहां पे देखें तो a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट आपका कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर कोई भी आप x लेते हो, ठीक है, जो रूट्स के बीच का है, ठीक है, तो a का साइन और एफ ऑफ एक्स नॉट का साइन दोनों एक दूसरे के एंटी होंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और वहीं पे अगर आप रूट्स के बाहर का रीजन लेते हो, जैसे माइनस इन्फिनिटी से अल्फा या फिर बीटा से इन्फिनिटी, या फिर माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यहाँ पे बीटा से इन्फिनिटी, कहीं से लेते हो, तो ऐसे केस में आपके पास जो अगर मैं एक्स नॉट डज नॉट बिलोंग टू अल्फा से बीटा ऐसा कह लीजिए, तो ऐसे केस में आपका जो a का साइन है वही आपके एफ ऑफ एक्स नॉट का भी साइन होगा। सेम तरीके से यहाँ पे भी a नेगेटिव है, एफ ऑफ एक्स नॉट भी आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई क्वाड्रेटिक अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो आप ये करते आए हो कि कोई क्वाड्रेटिक मतलब उस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और उसका डी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कई बार आपसे ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन अपन कर रहे थे, उसमें कई बार आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि दिस मतलब कोई क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया गया है, वहां पे कोई अननोन फंसा दिया उसने, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है, मान लो वो एक्सप्रेशन आपने सी के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2c, कुछ इस तरीके का, ठीक है। और फिर आपसे कहा गया कि दिस अटेन्स ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ, मतलब ऑल द रियल वैल्यूज फॉर आर, मतलब x की कोई भी वैल्यू रखें आपको मतलब जो रेंज है एक तरीके से इस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का जो आपके पास रेंज है वो आपका कंप्लीट रियल नंबर सेट आता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है तो शुरुआत आप यहीं से करोगे, ठीक है, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है, करोगे आप शुरुआत यहीं से, रेंज की बात की जा रही है, ठीक है, कि दिस एक्सप्रेशन अटेन्स ऑल रियल वैल्यूज, मतलब क्या हुआ कि y के लिए हर एक रियल वैल्यू पॉसिबल है, मतलब इसकी रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से
प्लस इंफिनिटी है। तो ऐसे केस में आप क्या करिए कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया, ठीक है। अब मैं ये स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बस मेथड बता रहा हूं कि किस तरीके से जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और यहाँ पे 2cy। तो आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ आ गया 1 माइनस वाई और एक्स के साथ आ गया 1 प्लस वाई, और आपके माइनस सी के साथ भी बन गया कुछ माइनस सी माइनस 2cy, है ना, ऐसा कुछ इज इक्वल टू 0। तो अब आपसे कहा जाए कि x आपका बिलोंग्स टू r है, तो अगर आपका x बिलोंग्स टू मतलब ये रहता ही है, अगला स्टेप आप क्या करते हो, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हो, है ना। और ऑब्वियसली y इक्वल टू 1 का केस आपको अलग से चेक करना पड़ता है। जब ये लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो जाए उस केस को आप अलग से डिस्कस करोगे ही करोगे। मेनली यहाँ पे आते हैं d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए आपने बात करी, तो आपको दिखा कि आपके पास एक 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, थोड़ी तो गड़बड़ हो गई अपने से, मैं यहाँ पे भी cx लगा दूं अगर, ठीक है, cx, तो यहाँ cx हो जाएगा और आपके पास c प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो c प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4c प्लस 2cy इंटू 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आपसे कहा गया कि भाई y में हर एक वैल्यू पॉसिबल है, मतलब क्या हुआ कि अगर इस इक्वेशन से मैं y में क्वाड्रेटिक बना लूं, ठीक है, इस इक्वेशन से मैं y में अगर क्वाड्रेटिक बना लूं, ठीक है, तो y कुछ भी रखते रहें c कुछ ऐसा होगा, समझना धीरे धीरे एक एक स्टेप, कि y की कुछ भी वैल्यू हम रखें तो हमारा तो c ऐसा होना चाहिए कि हमेशा ये एक्सप्रेशन कैसा हो, पॉजिटिव हो, यही कहा जा रहा है ना। y आप कुछ भी रखो क्योंकि y बिलोंग्स टू r है, y आपका रेंज है और रेंज आपका क्या है, पहले ही कह दिया गया, इट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो आपके पास अगर ये y में क्वाड्रेटिक बनती है तो आप उसके बाद का स्टेप ले सकते हो कि भाई y में अगर एक क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली अगर वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, दैट मीन्स कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब जो a है y स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो y स्क्वायर का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वहां पे वो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और उसका जो d होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप यहां पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम थोड़ी और भी बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कई बार आपको इस तरीके के भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं कि आपको डिफरेंट मेथड से हो सकता है आपको ऐसा इन्फॉर्म किया जाए कि आप के पास जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, है ना, और आपको देखना रहे कि किसी एक्सप्रेशन के साइन के बारे में कमेंट करना रहे, ठीक है। आपको बताया जाए कि एक कुछ भी मेथड यूज किया जा सकता है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल का कहा जा सकता है कि ABC जो है साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, कुछ भी ऐसा कहा जा सकता है जिससे आप ये शो कर पाओ कि डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव है। अगर आप ये कह पाते हो कि डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव है तो इसका मतलब हो जाएगा कि रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। और जैसे ही हमने ये बात करी कि रूट्स इमेजिनरी हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में पहला थॉट क्या आना चाहिए कि इसका मतलब कि कर्व या तो थ्रू आउट पॉजिटिव है, मतलब आप x की कोई भी वैल्यू रख रहे हो कर्व हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, या फिर कर्व हमेशा नेगेटिव मिल रहा है। अब ये डिसाइड करने के लिए कि आपका कर्व हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, मतलब फंक्शनल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है या फिर हमेशा नेगेटिव आती है, इसके लिए भी आपको दो मेथड्स हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि भाई आपको a के बारे में पता चल जाए, जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसके बारे में। अगर आपको ये पता चल जाता है आपका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, रूट्स इमेजिनरी है, इसका मतलब ग्राफ कहाँ होगा, हमेशा x एक्सिस के ऊपर होगा। और वहीं पे अगर आपसे ये कह दिया जाए कि लीडिंग कोफिशिएंट आपका नेगेटिव है और d आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपका ग्राफ हमेशा कैसा होगा, x एक्सिस के नीचे ही लाई करेगा। ये बात क्लियर है। तो अब इसके अलावा एक और मेथड दिया जा सकता है। हो सकता है कि आपको किसी सोर्स से ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए कि आपका f ऑफ 0 पॉजिटिव है, या फिर ऐसा बता दिया जाए कि f ऑफ 0 आपका नेगेटिव है, मतलब कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जाए, या f ऑफ हाफ आपका पॉजिटिव है, f ऑफ -3/2 आपका पॉजिटिव, मतलब कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए सो दैट कि आप fx के लिए कोई भी साइन डिसाइड कर पाए। कैसे करेंगे आप देखिए कि अगर आपको पता है कि ग्राफ हमेशा मतलब इसके रूट्स हमेशा इमेजिनरी हैं, अगर आपको इतनी बात पता है तो ग्राफ का आपको मालूम है कि ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है। अब अगर x एक्सिस को वो कट नहीं कर सकता है तो फिर उसके पास क्या क्या चांसेस हैं। एक चांस तो उसके पास ये है कि अगर f ऑफ हाफ पॉजिटिव हो गया या फिर कोई सा भी f ऑफ x नॉट अगर मान लीजिए आपका पॉजिटिव हो गया, तो
इसका मतलब ये हो गया ना कि जरूर ग्राफ का कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो फिर नीचे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर नीचे आएगा तो एक्स एक्सिस आपकी इंटरसेक्ट होगी ही होगी। तो अगर किसी भी एक पॉइंट पे पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर किसी भी एक x के लिए एफ ऑफ एक्स आपका नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब आपका एफ एक्स हमेशा ही कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बस ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स या जो भी कैसे भी करके उसने बता तो नहीं रखा कहीं इंफॉर्मेशन में कि एफ ऑफ हाफ मेरा पॉजिटिव है। अगर एफ ऑफ हाफ पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कि आपका सब कुछ पॉजिटिव होगा, एफ ऑफ एनीथिंग विल बी पॉजिटिव, ठीक है। एफ ऑफ हाफ नेगेटिव है, दैट मीन्स एवरीथिंग विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो कई बार इस तरीके की जो रिजल्ट्स हैं इसको यूज करते हुए आपसे कहा जा सकता है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए 2bx माइनस 3c इज इक्वल टू 0 के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि चलिए इसके रूट्स जो हैं इमेजिनरी हैं। वो कैसे दी गई वो अपन नहीं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपको पता चल जाता है कि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, ठीक है। हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड ही स्टेटमेंट दे दिया जाए कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी, और आपसे कहा गया कि c इज नेगेटिव, c इज नेगेटिव मान लीजिए ऐसा कह दिया गया, ठीक है। तो f ऑफ, अगर मैं इसको f ऑफ x बोलूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 3c को अगर मैं ऐसा बोलूं तो f ऑफ 0 आपका कैसा हो गया, माइनस 3c, c नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये कर्व हमेशा जो भी वैल्यू लेगा वो पॉजिटिव ही लेगा, ठीक है। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि भाई देन इफ दिस इज हैविंग इमेजिनरी रूट्स एंड c इज नेगेटिव देन, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको कुछ ऐसा दिया जा सकता है कि भाई f ऑफ 2 इंटू 4 तो कितना आएगा, कुछ आएगा 4 इंटू एफ ऑफ 2, वो एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये चीज प्रूव करने के लिए, या फिर प्रूफ ना कहिए उसको, आप ऐसे कह लीजिए कि विच ऑफ दीज आर करेक्ट, उसमें से चूज करने के लिए दी जा सकती है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो ऐसा कहते हैं कि 4 ऑफ f2 प्लस 5 ऑफ f3 इज पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब कि कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसी भी चीजें नहीं दी जाती जहां आपसे सवाल सॉल्व होना ही मतलब पॉसिबल ना हो, ठीक है। अब इसको आप मतलब बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप पूरा क्लब करके मैं जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें आप पहचान पाओ कि 4f2 प्लस 5f3 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटी तो है, इसको भी हम दिखा सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन भी आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आपको ये एक्सप्रेशन लिख करके दे दिया गया तो आप वो डिकोड नहीं कर पाओगे ना कि ये 4f2 प्लस 5f3 लिखा हुआ है। इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ c नेगेटिव दिया है, आपने उसकी हेल्प से पता किया कि f0 आपका पॉजिटिव है, दैट मींस कि ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर है और इसका मतलब fx आपका हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कुछ और भी मेथड हो सकते थे, जरूरी नहीं है ना कि हम f0 से ही सब कुछ डिसाइड करें। मान लो उसकी मर्जी आई, उसने कहा कि a/4 प्लस b माइनस 3c इज पॉजिटिव, तो अब आपको समझना पड़ेगा ये कहां से पॉजिटिव हो रहा है। तो ये ऑब्वियसली x को हाफ रखने से पॉजिटिव हुआ है, तो दिस इज f ऑफ हाफ विच इज पॉजिटिव। तो फिर से वही बात कि अगर एक बार पॉजिटिव हो गया तो हमेशा ही कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अब ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको आप आसानी से समझ सकते हो कि ये x की कुछ वैल्यू पुट करके आई हुई है, ठीक है। तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इससे रिलेटेड ये आपके ये क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए ये बात ट्रू होगी, सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ही नहीं, ऐसा सिर्फ एक पॉइंट है, उसको अपन पहले बता देते हैं। जैसे अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर आप दिखा पाते हो कि f अल्फा, अब ये तो अब चूंकि आपने इतना सब कुछ पढ़ रखा है पहले भी, तो ये IMVT से रिलेटेड है, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। अगर मान लीजिए आपको पता चलता है कोई पॉलिनोमियल फंक्शन जिसका f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा और बीटा के बीच में आपके पास एटलीस्ट एक रूट तो एग्जिस्ट करता होगा, एटलीस्ट एक या फिर नंबर ऑफ ऑड रूट्स होंगे, ठीक है। एक रूट वही हो सकता है दोनों के बीच में 3 रूट हो सकता है 5 रूट हो, है ना। ऐसे ऑड नंबर ऑफ रूट्स हमेशा उनके बीच में एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, अगर आपका एफ अल्फा इंटू एफ बीटा अगर आपका नेगेटिव गिवन है तो, ठीक है। तो ये तो खैर अब आपको अब नई चीज नहीं है कोई, ये आप IMVT से भी समझते हो कि अगर कहीं कोई कंटिन्यूअस कर्व है, कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बीच में कहीं ना कहीं जीरो हुआ होगा, ठीक है। और ये किसी भी पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है, ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक के लिए भी ट्रू है, और क्वाड्रेटिक के लिए भी ये ट्रू है आपका। और अगर क्वाड्रेटिक में भी ऐसे कोई अल्फा बीटा मिलते हैं
कि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा निगेटिव होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक का कम से कम एक रूट तो अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा ही करेगा। और अगर आपने ये दिखा दिया कि एक रूट इसका अल्फा बीटा के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब आपने ये भी दिखा दिया कि क्वाड्रेटिक का डी पॉजिटिव है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का डी पॉजिटिव है, आपने ये भी दिखा दिया है, क्योंकि एक्स एक्सिस क्रॉस हुई और एक्स एक्सिस एक ही बार क्रॉस नहीं होती है, जब भी क्रॉस होती है तो 2 बार क्रॉस होती है। तो ठीक है, अल्फा और बीटा के बीच में एक रूट होगा, एक रूट आपका कहीं और पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उस क्वाड्रेटिक का डी आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव अपने आप निकल करके आ गया, इस बात से ही कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी चीज रही। अब आते हैं हमने प्रॉपर पॉइंट पे, लोकेशन ऑफ रूट्स के। अगर आपसे ये कहा जाता है कि एक कोई नंबर है, ठीक है, 2 केसेस ही लीजिए और 2 केसेस के थ्रू ही आप सब कुछ समझ सकते हो कि अगर कोई नंबर के रूट्स के बीच में लाई करता है, इफ अ नंबर के लाइज इन बिटवीन रूट्स ऑफ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात कर रहे हैं हम ऑब्वियसली, ठीक है, और आपसे कहा जाए अगर कि जो है आपका रूट्स के बीच में लाई करता है, आपको कहा जाए अ नंबर के लाइज इन बिटवीन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, तो अपन अभी हमने साइन ऑफ क्वाड्रेटिक में भी इसकी बात करी थी कि ये रूट्स के बीच का पोर्शन है ना, तो जब रूट्स के बीच का पोर्शन लेते हैं तो जो आपका a का साइन है और f ऑफ k का साइन है, दोनों अभी कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं एक दूसरे के, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, दोनों के लिए हमने कहा यहाँ a पॉजिटिव है तो एफ के कैसा है, नेगेटिव, यहाँ a नेगेटिव है तो एफ के कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब a इंटू एफ ऑफ के आपके पास कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो a इंटू एफ ऑफ के आपका कैसा है, नेगेटिव है, ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक, किस कंडीशन की बात कर रहे थे, अगर के कोई एक ऐसा नंबर कहा जाए जो कि इन बिटवीन रूट्स लाई करता है तो हम ऐसा करते हैं। ठीक है, कई लोगों का क्या होता है कि गड़बड़ हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूजन होती है उन्हें कहा जाता है कि भाई रूट्स 2 और 5 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे थे, उन्हें कहा गया कि रूट 2 और 5 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, एक रूट 2 और 5 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था, एक से ज्यादा रूट्स 2 और 5 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे थे, ऐसा कहा गया। तो उसमें वो ये केस नहीं है, समझ में आ रही है, वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि 2 और 5 के बीच में रूट था, वो अल्फा बीटा के बारे में कमेंट कर रहा है कि अल्फा बीटा कहां किन 2 पॉइंट्स के बीच में थे, या फिर अल्फा किन 2 पॉइंट्स के बीच में था। यहां पे हम वो बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा के बीच में क्या था। ठीक है, तो इफ अ नंबर लाइज इन बिटवीन रूट्स a इंटू एफ के विल बी लेस देन 0। इसको आप यूज कर लेते हो जब आप कहते हो कि भाई रूट्स आर अपोजिट इन साइन, तो रूट्स आर अपोजिट इन साइन का मतलब आप कैसे डिस्कस करते हो कि 0 लाइज इन बिटवीन रूट्स। ठीक है, रूट्स आर अपोजिट इन साइन का मतलब हुआ कि एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, तो दैट मींस कि 0 लाइज इन बिटवीन रूट्स, और 0 लाइज इन बिटवीन रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा कि k की जगह पे आप 0 रख दो, तो a इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन 0, दिस विल बी द कंडीशन फॉर अ क्वाड्रेटिक हैविंग रूट्स विच आर अपोजिट इन साइन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब उसकी जो हम पहले अभी कह रहे थे, जिससे आप कंफ्यूज कुछ लोग हो जाते हैं, दोनों केसेस में मतलब सेम ही लगने लगता है। तो दूसरा केस ये है कि अगर अल्फा बीटा जो रूट्स हैं आपके वो k1 और k2 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा जो है आपके वो k1 और k2 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इस केस पे आने के पहले मैं इसमें एक और चीज बता देता हूं। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना, उस क्वेश्चन में कई बार ऐसा कर दिया जाता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा कि भाई डिस्क्रिमिनेंट से ही हम बहुत कुछ करते थे, और डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, उस पर कोई कमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार इस कंसेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें डिस्क्रिमिनेंट बहुत अजीब सा दे देते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ यहीं से कंडीशन निकाल लेनी है, फंक्शनल वैल्यू एट के और लीडिंग कोफिशिएंट, बस उन्हीं दोनों के मर्जिंग से आपका रिजल्ट बन जाता है, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट तक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वो काइंड ऑफ ब्लफ ही है कि वहां पे आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया जाए कि आप देख करके प्रोसीड ही ना करो, है ना। दूसरा केस हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके लिए कहा जाए कि रूट्स जो हैं आपके अल्फा और बीटा, वो आपको कह दिया गया कि वो k1 और k2 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। अब ऐसे केस में क्या होगा, या फिर डाउनवर्ड पैराबोला के लिए कहा गया कि ये अल्फा है और बीटा है, ये आपके k1 और k2 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, मान लीजिए ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है,
अब इस सिचुएशन में क्या आएगा, तो अपन ये देख सकते हैं कि क्या क्या कंडीशन यहाँ पे मीट करनी पड़ेगी। देखिए तो क्या क्या होता था, एक है आपके पास कि ऑब्वियसली डी को कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दो डिस्टिंक्ट हैं तो आप इक्वलिटी हटा देना। अगर उसने कहा कि केवल दो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो इक्वलिटी रहेगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बस टच करके ऊपर से निकल जाए, है ना। इसके अलावा और क्या कंडीशन आप बता सकते हो, आप ये देख सकते हो कि जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इस अल्फा और बीटा के कहीं बीच में ही लाई, सॉरी K1 और K2 के बीच में ही लाई करेगा। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a, ठीक है। एक तरीके से देखें तो यही आपका अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भी होता है ना। तो ऑब्वियसली बीच में ही लाई करेगा वो K1 और K2 के। तो दिस -b/2a, ठीक है, हटा ही देते हैं, ये तो पता ही है। -b/2a कैसा होगा, K1 और K2 के बीच में ही लाई करेगा हमेशा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन एक और लगती है, लास्ट कंडीशन, ठीक है। पिछली बार डी की जरूरत नहीं पड़ी थी, इस बार डी की जरूरत है, ठीक है। दूसरा आपने कहा वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में कि -b/2a लाइज इन बिटवीन K1 एंड K2। इसके अलावा एक और पॉइंट आप कह सकते हो कि a इंटू एफ ऑफ K1 की बात करें या फिर a इंटू एफ ऑफ K2 की बात करें, दोनों ही कैसे होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे, क्योंकि K1 और K2 आउटसाइड द रूट्स वाले हिस्से हैं, जहां पे हमने साइन के टाइम पे अभी बोला था साइन ऑफ क्वाड्रेटिक में कि a और fk का साइन कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है, आउटसाइड रूट्स वाली पोजीशन में। सेम सारे जो कंडीशंस यहाँ पे हैं वो सभी आपके इस वाले पार्ट के लिए भी वैलिड होंगे, ठीक है। तो ये आपका अगर देखा जाए तो ओवरऑल मेनली यही है, ठीक है। अब इसी में अलग अलग चेंजेस आपको कर दिए जाते हैं, ठीक है। कभी कह दिया जाएगा कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1, ठीक, एग्जैक्टली वन रूट इज ग्रेटर देन 1, है ना। एटलीस्ट वन रूट इज लेस देन 2, कुछ इस तरीके का आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंडीशन में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए आप इसमें से भी अगर अपन देखें तो कभी ऐसा मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन K1, सिर्फ इतना कह दिया गया। तो जब K1 की बात करी गई है तो जो भी आप यहाँ पे सारी रेस्ट्रिक्शंस देख रहे हो वो सिर्फ K1 की होनी चाहिए, K2 जैसी कोई चीज बताई ही नहीं गई तो हम इसको भी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर वो कहता है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन K1 तो आपके पास कंडीशन बस ये होगी, डे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -b/2a, ठीक है, K1 से बड़ा होगा, a इंटू एफ ऑफ K1 इज पॉजिटिव। ऑब्वियसली हम K2 को भूल जाएंगे क्योंकि K2 के बारे में हमें कुछ बोला ही नहीं गया है, ठीक है। बोथ रूट्स आर लेस देन K2 कहा गया तो हम K1 को भूल जाएंगे, सारी कंडीशन हम सिर्फ K2 के टर्म्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहां से इसमें आपके मतलब अच्छे सवाल बनते ही हैं, आपने क्वेश्चंस पे पहले भी हो सकता है कि ये होंगे, आप एक बार को रिवाइज भी करना उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपको इस कंसेप्ट पे एक अच्छी पकड़ बन सकती है, ठीक है। क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट्स आपका इंपॉर्टेंट होता है, एओडी वाले चैप्टर में भी इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, दोनों को मिक्स करके, ठीक है। कि कोई एक एक्सप्रेशन आ गया दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, फॉर दिस इंटरवल, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन आपने किया, वो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक आ गई तो फिर आप बस अब रूट्स पे लगिए, ठीक है, कि लोकेशन ऑफ रूट्स कहाँ पे थी, ठीक है। तो वो सारे केसेस आपको डिस्कस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं अपने पास कि एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले, कि एटमोस्ट वन रूट इज ग्रेटर देन दिस एटलीस्ट, तो एटलीस्ट या एटमोस्ट वाले क्वेश्चंस को जैसा पीएनसी में भी कहते हैं अपन कि हमेशा एटलीस्ट या एटमोस्ट को आप एग्जैक्टली में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मान लो आपसे कहा गया कि एटलीस्ट वन रूट इज लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन रूट में भी लेस देन 1 और बोथ रूट्स में भी लेस देन 1। तो केस 1 आप लो, एग्जैक्टली वन रूट इज लेस देन 1, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, कंडीशन कैसे लगाओगे, अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट इज लेस देन 1 तो इसका मतलब अल्फा और बीटा के बीच में 1 एग्जिस्ट करता है, तो a इंटू f1 लेस देन 0। अगर आपसे कह दिया गया कि बोथ रूट्स आर, केस 2, बोथ रूट्स आर लेस देन 1, तो बोथ रूट्स आर लेस देन 1 के लिए फिर आपको यहां पे आना पड़ेगा, ये K2 को याद करना पड़ेगा कि दोनों रूट्स आपके K2 से छोटे हैं। और फाइनली केस 1 और केस 2 का दोनों का आप यूनियन लोगे क्योंकि आपका काम तो दोनों में ही चल जाता है। तो एटलीस्ट या एटमोस्ट से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन है तो पहले अलग अलग केसेस बना लो उसके, केस 1, केस 2, केस 3, कि क्या क्या वहां पे हो सकता है सिनेरियो, ठीक है। और उसके बाद हर एक के करस्पॉन्डिंग लोकेशन ऑफ रूट्स की आप कंडीशन लगा करके प्रोसीड कर सकते हो।
ठीक है। अब ये लोकेशन ऑफ रूट्स की चीज अगर आपको क्लियर है तो इसकी हेल्प से आप स्यूडो क्वाड्रेटिक के लिए भी लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो। स्यूडो क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनमें सपोज sin x को t मान लिया, 2 की पावर x को t मान लिया, x स्क्वायर को t मान लिया और उसके बाद t में क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, स्यूडो क्वाड्रेटिक। तो उनके भी लोकेशन ऑफ रूट्स आप इसको अगर आप समझते हो तो वो भी आसानी से, थोड़ा सा आसानी तो नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बट कर सकते हैं अपन। तो जो स्यूडो क्वाड्रेटिक वाली अपन बात कर रहे थे उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो नहीं है अभी, लेकिन x स्क्वायर को t मान लेंगे तो बन जाएगा, है ना। और आपसे कहा जाए कि इस क्वाड्रेटिक के 4 रियल सोल्यूशंस हैं, 3 रियल सोल्यूशंस हैं, ठीक है। सोल्यूशंस कह रहा हूँ, रूट्स नहीं बोला मैंने, ठीक है। इस पे भी ध्यान देना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में ये भी मिस्टेक हो सकती है कि सोल्यूशन कहा गया है या रूट कहा गया है, वो दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपके इसके कभी 4 रियल सोल्यूशन, 2 रियल सोल्यूशन, 3 रियल सोल्यूशन, ऐसी बात करी गई, तो आपसे कहा गया कि इन केसेस में k की वैल्यू क्या हो सकती है ये आपको डिस्कस करना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, x स्क्वायर को t मान लिया। और जब किसी चीज को हम मानते हैं कुछ, तो सबसे अच्छी चीज यही होती है कि इस t की रेंज हमें साथ में लिख लेनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो पर्टिकुलरली सब कुछ इस t की रेंज का ही गेम है, ठीक है। तो t बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। तो अब हुआ क्या कि ये t स्क्वायर बन गया और प्लस 1 माइनस 2k इंटू टी और प्लस k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमसे कहा गया, मान लो पहला केस, कि इसके 4 रियल सोल्यूशंस चाहिए मुझे। तो 4 रियल सोल्यूशन, भाई t की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जो कि x के लिए सोल्यूशन देंगी, तो यही वैल्यूज होंगी ना जिससे कि x को कुछ मिले। t निगेटिव होकर के क्या करेगा, कुछ नहीं फायदा है, x को कुछ मिला ही नहीं। तो x को सोल्यूशन तभी मिलेगा जब t आपका कैसा हो, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच का हो। तो अगर आपको 4 रियल सोल्यूशन चाहिए तो इसका मतलब कि आप यहां से जो t1 और t2 मिल रहे हैं, दोनों को आप कैसा चाहेंगे, पॉजिटिव चाहेंगे, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तभी आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू t1 से 2 और x स्क्वायर इक्वल टू t2 से 2, दोनों से आपके पास ओवरऑल 4 सोल्यूशंस मिल जाएंगे, है ना। तो आपके लिए जरूरी क्या है कि आपको ये दिखाना है कि t1 एंड t2 बोथ आर पॉजिटिव। तो 4 रियल सॉल्यूशंस के लिए आपके पास, अब मैं कंडीशन सॉल्व नहीं करूंगा, आपको करना क्या है कि इसका मतलब हुआ कि रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, दैट मींस t1 एंड t2 आर पॉजिटिव। तो बोथ रूट्स आर, ठीक है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, इसका मतलब है बोथ रूट्स आपके कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। फिर दूसरा केस लेते हैं हम। अगर मान लीजिए, अब इस पे आप आगे लोकेशन ऑफ रूट्स लगा देना कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0, उसकी कंडीशन लगा देना। फिर आपसे मान लीजिए कहा जाए कि 3 रियल सोल्यूशन, तो 3 रियल सोल्यूशन सोचो कैसे आएंगे, 3 रियल सोल्यूशन कौन देगा। अब सोचो x स्क्वायर इक्वल टू कुछ पॉजिटिव हो गया तो 2 सोल्यूशन आएंगे, और x स्क्वायर इक्वल टू कुछ निगेटिव हो गया तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये तीसरा ओनली 1 सोल्यूशन कहां से मिलेगा, जब आप ये वैल्यू लोगे, यहां पे बाउंड्री पे जो लिखी हुई है 0, ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ और t मानना पड़े, उस समय भी ये जो बाउंड्री पे लिखी गई वैल्यू है ना, वही एक ऐसा सोल्यूशन बनाएगी जो कि मतलब जो कि एक सोल्यूशन देगी, ठीक है। तो 3 रियल सोल्यूशंस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि एक t1 और t2 में से पॉजिटिव हो जाए और दूसरा रूट क्या हो जाए, 0, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, 3 रियल सोल्यूशंस के केस में वन ऑफ द रूट्स इज पॉजिटिव एंड अदर रूट इज 0। तो क्या चाहिए, वन ऑफ द रूट्स is positive and other root is 0, दूसरा रूट आपका कैसा हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर अदर रूट 0 हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि जब ऐसी बात होती है तो लोग फालतू में लोकेशन ऑफ रूट खोजने लग जाते हैं, कौन सा लगाऊं। लेकिन ये आपका ऐसा है ही नहीं, ये सीधा सीधा सवाल है कि भाई 0 रूट होगा तो k की वैल्यू क्या होगी, निकाल सकते हो ना इतना कि भाई अगर इसको 0 सेटिस्फाई करता है तो k की वैल्यू क्या होगी। लेकिन उस k को एक्सेप्ट करने से पहले तुम्हें दूसरी चीज देख लेनी चाहिए कि जो हम k रखेंगे वहां पे, ठीक है, जो हमने k चूज किया है उसको जब हम यहां पे रखेंगे तो मेरा रूट पॉजिटिव बन रहा है या नहीं। एक रूट तो 0 आना है, दूसरा रूट पॉजिटिव हो रहा है या नहीं। अगर वो रूट पॉजिटिव हो गया और दूसरा वाला 0 था ही पहले से, तो फिर उस k को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि चलो k मतलब तुमने 0 से करके कुछ k निकाला, k की वैल्यू आपने रखी और जो क्वाड्रेटिक बनी उसका रूट आ गया नेगेटिव, तो फिर क्या ही फायदा, कोई फायदा नहीं हुआ ना। फिर तो आपके पास सिर्फ यहीं से एक सोल्यूशन आएगा, नेगेटिव वाले से तो कोई सोल्यूशन बनेगा ही नहीं। ओके,
नेक्स्ट आते हैं अपन, मान लीजिए आपसे कहा जाए दो रियल सॉल्यूशंस हैं, तो दो रियल सॉल्यूशंस कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? दो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब है कि आपका एक वैल्यू T1 और T2 में से नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव वाला 2 दे देगा और नेगेटिव वाला कुछ भी नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर रूट इज नेगेटिव, दैट मींस साइंस ऑफ द रूट्स आर अपोजिट इन नेचर, दैट मींस कि जीरो लाइज इन बिटवीन रूट्स। जीरो आपका कैसा है? ठीक है, ये जीरो नहीं है भाई, ये 1 था। ठीक है, जीरो लाइज इन बिटवीन रूट्स, ये आपका कैसा है दो रियल सॉल्यूशंस के लिए कि इसका जो जीरो है, मतलब जीरो जो है वो आपका इन बिटवीन रूट्स लाई करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ केस आता है, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि वन रियल सॉल्यूशन है ना, तो वन रियल सॉल्यूशन कैसे आएगा? जब या तो ऐसा हो जाए कि बोथ रूट्स आर जीरो, या तो ऐसा हो जाए कि एक रूट जीरो है दूसरा नेगेटिव है। तो इसकी सिचुएशन कब होगी? या तो ऐसा हो जाए कि बोथ रूट्स आर जीरो, बोथ रूट्स जीरो हो जाए, या फिर वन रूट इज जीरो एंड अदर इज, ठीक है, एंड अदर इज नेगेटिव। एक रूट आपका जीरो हो जाए और दूसरा रूट आपका कैसा हो जाए? नेगेटिव हो जाए, तब भी आपके पास एक रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन। अब बात आती है कि इस जो भी हमने फोर्थ डिग्री इक्वेशन थी, इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो कैसे कैसे ऐसा हो सकता है? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि भाई T1 और T2 आए लेकिन निगेटिव हो गए, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि T1 और T2 खुद ही इमेजिनरी आ गए। तो मतलब नो सॉल्यूशन के लिए सिचुएशंस क्या हो सकती हैं कि भाई या तो ये तरीका हो सकता है केस 1 कि आपका D खुद ही निगेटिव हो जाए। ठीक है, तो T1 ही T2 नहीं आए तो x कहां से आएगा, है ना। और केस 2 आपके पास एक और रहता है। केस 2 ये भी हो सकता है कि चलिए यहां से रूट्स मिले हमें, लेकिन दोनों रूट्स T1 और T2 जो थे निगेटिव थे, तो T1 T2 आए लेकिन x कुछ नहीं आया। तो दूसरा केस ये भी हो सकता है कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव। ठीक है, दोनों रूट्स आपके कैसे हो जाए? नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो अगर इसमें भी अगर आप में से किसी को डाउट वगैरह है तो आप मतलब एक बार को वापस से चैप्टर में भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए तो टाइम कंस्ट्रेंट के साथ हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने मतलब लोकेशन ऑफ रूट्स तक की चीज़ों को एक बार को यहाँ पे क्लब करने की कोशिश करी है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऐसी ही एक कुछ इक्वेशन दे दी जाए, मान लीजिए कि 5 रेज़ टू पावर 2x प्लस a इंटू 5 की पावर x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 2, कुछ ऐसा मान लीजिए, एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ a कि a की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे केस में भी आपको समझ में आना चाहिए कि आपने 5 की पावर x को t मान लिया। ठीक है, तो फिर से ये क्वाड्रेटिक बन गई। तो जैसे ही t मानते हैं, हमने अभी कहा कि जैसे ही कुछ भी t मानो तो ये वाली चीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपने t माना तो आपने लिख दिया यहाँ पे कि t कहां से कहां तक जाएगा? 5 की पावर 1 से 2 तक, 5 से लेके 25 तक। तो दिस कन्वर्टेड इनटू t स्क्वायर प्लस 80 माइनस 3 शुड बी पॉजिटिव फॉर ऑल t बिलोंगिंग टू 5 से 25। बाकी समय क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको तो 5 से 25 में केवल मतलब है कि इस ड्यूरेशन में आपके पास जो क्वाड्रेटिक है वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। बाकी कहीं पॉजिटिव हो निगेटिव हो जो मर्जी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे केस में अब आपको सोचना पड़ता है कि कर्व कैसा कैसा हो सकता है। अब यहां पे तो आपके लिए एक चीज फेवरेबल है कि आपको डाउनवर्ड पैराबोला की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका कैसा है? पॉजिटिव। कभी कभी ये भी एम्बिग्युइटी हो सकती है और उस समय आपको अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों पैराबोलास को सोचना पड़ सकता है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप मेरा तो जो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव था, फिर मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है, केस 1 ये हो सकता है कि इसका d खुद ही नेगेटिव हो जाए तो बात ही खत्म। फिर ये सब करने का मतलब इससे आपका कोई खास रिलेशन नहीं रह जाएगा, ये हमेशा ही आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है। दूसरा आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि भाई 5 से 25 के बीच ये पॉजिटिव था। ठीक है, 5 से 25 के बीच में पॉजिटिव था, उसके पहले या बाद में पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आपका 5 इधर आए तो मतलब बोथ रूट्स लेस देन 5 हो जाए। ठीक है, तो 5 से 25 के बीच तो ग्राफ पॉजिटिव हो ही जाएगा ना। ठीक है, ये भी तो केस इस सिचुएशन को सही ही करेगा। और एक और एक चीज हो सकती है कि आपका मान लीजिए कि दोनों रूट्स 25 से पहले ही आ जाए। सॉरी, गड़बड़ कर दी हमने। दोनों रूट्स, हाँ,
5 से 25 के बीच में नेगेटिव का हो सकता है ना। हाँ, दोनों रूट्स मान लीजिए आपके 25 के बाद आए, दोनों रूट्स 25 के बाद भी आए, तब भी क्या ही दिक्कत है। 5 से 25 के बीच तो ग्राफ कैसा रहा आपका, एक्स एक्सिस के ऊपर रहा। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको खुद से सोचना पड़ता है कि कौन कौन से डायग्राम्स हो सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लोकेशन ऑफ रूट्स या साइन ऑफ क्वाड्रेटिक का यूज कर पाएंगे।